विटामिन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये हमारी जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन करने में और हमारी जो ग्रोथ है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। ज़्यादातर विटामिन जो है वो अपनी फूड के ज़रिए हम अपनी बॉडी में इनटेक करवाते हैं और इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी विटामिन्स को कहते हैं। ये डिफरेंट वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में पाए और एनिमल्स के ज़रिए हम हासिल करते हैं। अब हमारे पास जो विटामिन्स हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। एक को हम कहते हैं वाटर सोलुबल और एक को हम कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन्स। जो हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं उनमें हमारे पास विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन के आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है। जो हमारे पास वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं उनमें हमारे पास विटामिन सी आता है और विटामिन बी आता है। लेकिन जो विटामिन बी होता है उसको आगे से फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बी, उसके बाद हेमटोपायोटिक विटामिन बी और अदर विटामिन बी। जो हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बी होते हैं उसमें विटामिन बी वन जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन बी टू जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन बी थ्री जिसे हम नियासिन कहते हैं, बायोथिन और पैंथोथियोनी कहा जाता है। और जो हमारे पास हीमापोलाइटिक होता है उसमें फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 आ जाता है। और अदर में हमारे पास पायरिडोक्सल आ जाते हैं, पायरोडोक्साइन आ जाती हैं और पायरोडोक्सामाइन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं फैट सोलुबल विटामिन्स। अब आपने जब ये बनाना है, इसका राइट अप करना है, तो आपने एक टेबल बनाना है। उसमें आपने सबसे पहले एक आपने पूरा आपकी क्लासिफिकेशन एज इट इज़ जिस तरह ये बनी हुई है इसको इसी तरह बनाना है, विटामिन की डेफिनेशन को भी इसी तरह। जो आगे आपने कैटेगराइज करना है, पहले फैट सोलुबल विटामिन्स है उनका एक चार्ट बनाना है। उसमें एक तरफ आपने लिखना है फैट सोलुबल विटामिन्स, उसके बाद उसके लिखने हैं सोर्सेज और उसके बाद उसकी लिखनी है फंक्शन, और फोर्थ वाला जो टेबल में कॉलम बनेगा वो बनेगा इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ का। फैट सोलुबल विटामिन्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है विटामिन ए। जो हमारे पास विटामिन ए होता है इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ये हम एनिमल्स से हासिल करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स लाइक फिशेस, जो मीट, फिश का मीट हम फिश मीट, मिल्क वगैरह, इनमें ये विटामिन पाया जाता है। अब ये विटामिन है इससे और विटामिन को ड्राइव किया जाता है, इनके बनाया जाता है इस विटामिन को यूज़ करके, उसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, इनके प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये एसेंशियल होता है हमारी वीएन के लिए। आपको पता है विटामिन ए हम अगर डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि हमारी वीएन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बोन की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करवाता है, मेंटेन करता है हमारी जो आइज़ के सेल है उसकी ग्रोथ को। उसके बाद ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ एडल्ट जीन्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके बाद कैराटोमलेशिया मलेशिया, ये भी एक कॉर्निया डिजीज़ है जिसमें हमारी कॉर्निया जो सी ना वो वाइट कलर की हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो सकती हैं, यानी कि यूरिनरी कैल्कस भी हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स और यूरिनरी डक्ट हो सकती है। ये हमारे पास यूरिनरी कैल्कस इसे कहते हैं, यानी कि डीजनरेशन हो जाना एपिथेलियल सेल्स और यूरिनरी डक्ट को। और बायोटिक स्पॉट हो सकता है, यानी कि हमारी जो कंजक्शनल एपिथेलिया है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। ये विटामिन डी को हम आगे से दो इंपॉर्टेंट प्रो विटामिन्स हम बनाते होते हैं, विटामिन डी स्टेरॉइड्स इन्हें कहते हैं। इसमें हमारे पास एर्गोस्ट्रियोल एंड 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। ये हमारे इनके सोर्सेज में हमारे पास आ जाता है फिशेस, चीज़, माइग्रेन, लीवर, मीट। उसका फंक्शन ये है कि हमारी नॉर्मल बोन की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यूटिलाइजेशन करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस की, और बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारे सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इससे हम सनलाइट से भी हासिल करते हैं। इसकी एफिशिएंसी से हमें रिकेट्स, जो हमारी जो हड्डियों की बीमारी है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ओस्टोमलेशिया अडल्ट यानी कि भी हड्डियों की बीमारी हो जाती है। उसके बाद हमारी डिफॉर्मेशन ऑफ मसल, यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहते हैं और इसको हम स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इससे आगे से 4 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन को हम ड्राइव करते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेका जो आ जाते हैं। इससे एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये रीजनरेशन में हेल्प करता है, रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी सोर्सेज में वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स आ जाते हैं, कॉर्न ऑयल्स वगैरह। फंक्शन इसका ये हमारी नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के दरमियान में रिमूव हो गए थे उनको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करके जो ट्रांसपोर्ट करता है इन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में, यानी कि एज एंटीऑक्सीडेंट अपना एज एन एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल प्ले करा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करा है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है उनके अगेंस्ट भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये इसकी जो अगर डेफिशिएंसी से हमें हो सकती
सकती है, जो डिजीज़ हो सकती है उसमें हमारे पास आ जाती है लीवर सिरोसिस हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, और हमारे पास प्री मिच्योर फेंट यानी कि जो हमारे मसल्स हैं ना वो इसके ज़रिए ना इनके मसल्स के अंदर फटीग हो जाती है, इनके सख्त हो जाते हैं मसल्स, ये इसके ज़रिए हमें डिजीज़ हो सकती है। विटामिन के आ जाता है। विटामिन के को हम एंटी होमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, और ये हमें से स्पेसिफिक कोएंजाइम भी कहते हैं। विटामिन के डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विटामिन K1 K2 और K3 की फॉर्म में। विटामिन K1 का जो हम अगर केमिकल नेम देखें तो हमें से फाइलो क्विनोन कहते हैं, और ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। जो दूसरा हमारे पास मैना क्विनोन K2 को कहते हैं, और ये हमारी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के इंटेस्टाइन एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और मैनाडायोन जो K3 है इसको ये प्रेजेंट होता है, ये हम सिंथेसाइज करते हैं विटामिन K1 के से। हमारे पास इनके सोर्स भी साथ ही को हैं। K1 को ग्रीन लीफ से, K2 को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, और K3 को वेजिटेबल ऑयल से हम हासिल करते हैं। और जो इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के साथ इसकी कंसर्न करता है, यानी उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। उसके अलावा ये थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन मेनली इसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। थ्रोम्बस की जो होती है सिंथेसिस उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारी इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया यानी कि डायरिया वगैरह हो सकता है। और इसमें हमारे पास थ्रम्बोनीमिया हो सकता है, यानी कि जिसमें हमारा ब्लड जो है ना वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं ये डेफिशिएंसी हो सकता है। उसके बाद आपने एक और टेबल बनाना है वाटर सोलबल वाइटामिन्स का। वाटर सोलबल वाइटामिन्स में आपने पहले इसमें कैटेगराइज करना है कि ये हमारे पास इसमें विटामिन C आ जाता है और विटामिन बी आ जाता है। विटामिन बी का फिर एक अलग से पूरा टेबल बना, जिसमें सारे विटामिन बी को आपने एक्सप्लेन करना है। विटामिन सी में हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, जिसे हम विटामिन C कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये अनस्टेबल हो जाता है जब इसके ऊपर हीट लाइट या अल्कली कंडीशन में। उसके बाद ये रैपिड ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है एयर और मॉइस्चर में। इसके सोर्स में हमारे पास आंवला, गावा और सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। उसके बाद जो हमारे पास वाउंड हमारे बने होते हैं उसको हील करने के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ट्रायसिन में भी से हेल्प करता है, और लिपिड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें ऑस्टोब्लास्टिक फेलियर ऑफ ऑस्टोब्लास्टिक फंक्शन। ऑस्टोब्लास्टिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी बोन्स होती है ना उसकी नॉर्मल जो ग्रोथ हो रही होती है ना बोन की, उसको क्या कर देता है, एक्सीड कर देता है, यानी कि नॉर्मल से वो इबनॉर्मल की तरफ चली जाती है। एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हमारे पास रेड ब्लड सेल का कम हो जाना, ये बीमारी हो सकती है। स्कर्वी हो सकती है, जिसमें सूखापन टाइप आ जाती है बीमारी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन B1, इसको हम थायमीन कहते हैं, और ये हमारे पास स्टेबल होता है एसिडिक सोल्यूशन में और न्यूट्रल अल्कली सोल्यूशन में। ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट में भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर में ये इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, यानी कि ये उसकी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। इसके बाद सोर्सेज आ जाते हैं अनरिफाइंड सीरियल्स, ग्रेन से, राइस व्हीट वगैरह से, बीन्स, लीवर से, और मिल्क वगैरह में इसके सोर्सेज हैं। इसके फंक्शन ये हैं कि ग्रोथ और मेनटेन करता है, ग्रोथ की और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होता है। उसके बाद ये कोएंजाइम TTP यानी कि थायमीन पायरोफॉस्फेट की एज अ कोएंजाइम हेल्प करता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एज अ कोएंजाइम, इसका फंक्शन होता है। एसेंशियल होता है पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए, मेंटेन करता है मसल टोन्स को, एप्टीटाइट, हेल्दी मेंटेनल एटीट्यूड को। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से जो कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हो सकती हैं। उसके अलावा बैरबरी डिजीज़ होती है, जिसमें हाथों पे इन्फेक्शन हो सकता है, ये हो सकती है। विटामिन B2 जिसमें इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और साथ ही आपने इनका साथ ये वाले नेम भी लिखने हैं याद से। ये इसकी अगर हम कहते हैं तो एग वाइट, जो वाइट एग का होता है हमारे पास, एग का वाइट पार्ट होता है उसमें, उससे सबसे पहले बनाया गया येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। ये स्टिमुलेट, इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और ये ऑरेंज क्रिस्टल्स लाइक येलोइश ऑरेंज क्रिस्टल में ये पाया जाता है। इस तरह की मतलब कि इसकी अपीयरेंस होती है। एसिड और हीट इनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्कलीज एंड लाइट के साथ, इनके बेस और लाइट का सोल्यूशन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके सोर्स में एग, किडनी, लीवर, ग्रीन सीरियल्स और ब्रेड वगैरह। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रमोटिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। 2 को फैक्टर्स जो है वो इससे बनते हैं, एक फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और एक फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दे आर कंसर्न इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद रेटिना कंटेन B2, इट स्टिमुलेट ऑप्टिक नर्व्स वगैरह को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्रैक्स आ जाते हैं, चिलोसिस कहते हैं। चिलोसिस का मतलब ये है कि रेड लिप्स विद क्रैक्स एट कंसर्न ऑफ द माउथ। उसके बाद ग्लोसिट्स हो सकता है, यानी कि हमारी टंग स्वेल हो जाती है। उसके बाद ओरल एंड फेशियल लियन हो सकता है, यानी कि स्किन की डिजीज़ है। उसके बाद
ओकुलर लेगियन हो सकती है, इनके आइज़ की जोन से है ना, ये ऑयल्स की डिजीज़ है, ये हो सकती है हमें। विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं, ये अकर होता है, कलरलेस होता है, नीडल लाइक होता है, बिटर टेस्ट में होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिड और नहीं डिस्ट्रॉय होता जब एसिड और अल्कली लाइट एयर और हीट में ये स्टेबल रहता है, यानी कि इसमें ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। और ये यीस्ट, लीवर, ग्राउंड नट्स और फिशेस वगैरह इसके सोर्सेज है। फंक्शन इसका ये कंपोनेंट ऑफ ये भी कोएंजाइम यूज़ होता है, लेकिन किसमें, निकोटीन एडिनिन, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट में। और उसके बाद ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस में। उसके बाद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल ट्रैक और नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, कि नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप्स का की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारे पास प्लेग्रा आता है। प्लेग्रा का मतलब, प्लेग्रा हमारे पास स्किन की डिजीज़ होती है जिसे हम और इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है और डिप्रेशन डिजीज़ भी हो सकती है। और उसके बाद हमारे पास विटामिन B5 आ जाता है, जिसे हम पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। पैंथोथेनिक एसिड ये ड्राइव ग्रीक वर्ड पैंथोस से निकला है। और कोएंजाइम ए जो सा ऑफ B5 इज इन्वॉल्व, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, कमर्शियली अवेलेबल होता है, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम साल्ट। इसमें विटामिन B5 ये कमर्शियली इस तरह हम कहते हैं कि विटामिन सोडियम या कैल्शियम के साल्ट दे दो तो उसमें विटामिन B5 होता है। स्वीट एसिस का होता है। और इसके सोर्सेज में हमारे पास लीवर, किडनी, यीस्ट, एग वगैरह आ जाते हैं। और फंक्शनिंग इसकी ये है, फंक्शन इसका ये है कि फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल और पैराफिन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, और ब्लड सेल्स को के लिए नेसेसरी है, और कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें हमारे पास पार्थीसिया हो सकती है, जो क्या सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, प्रिकिंग ऑफ स्किन, ये हमारे पास हो, जैसे पार्थीसिया कहते हैं। पार्थीसिया डिजीज़ का नाम है। और इसको आगे एक्सप्लेन लिखा हुआ है कि हमारी टिंगलिंग, प्रिकिंग ऑफ स्किन में मतलब कि स्किन में ना आपको इस तरह ठंड टाइप लगना शुरू हो जाते हैं, या फिर ना श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको ना इस तरह लगता है कि जिस तरह एक चीज़ सोई हुई नहीं होती, इस तरह आपको मतलब कि महसूस होना शुरू हो। एनीमिया हो सकती है, आपके रेड ब्लड सेल जो है ना उनकी डिजीज़ है डेफिशिएंसी। इंसोमिया हो सकती है। इंसोमिया का मतलब होता है कि स्लीप की डिजीज़ है, ये आपको नींद नहीं आती। रिड्यूस इम्यूनिटी, इम्पायर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है आपकी बॉडी। अब थोड़ा सा कुछ इंजर हो जाए तो आपको मतलब कि वो छोटा सा जख्म बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका सिस्टम उसे में इम्यून सेल जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B6 इसे हम पायरिडोक्साइन कहते हैं। ये 3 हमने पढ़े हैं जो विटामिन B6 में आते हैं। इसको पायरिडोक्साइन, पायरिडोक्सल और पायराडोक्सामाइन को, जो विटामिन B5 है ये हमारे B6 है। इसमें ड्राइड यीस्ट, मीट और वीट बर्न में वगैरह में इसका सोर्सेज है। उसके फंक्शन ये है कि ये कन्वर्ट करते हैं ट्राइप्टोफन टू नियासिन, यानी कि जो ये वाला B6 है इससे हम दोबारा नियासिन को बना सकते हैं। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सालेट, यूरिन में जो हमारे पास ऑक्सालेट ज़्यादा हो जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। नॉर्मल प्रोडक्शन में, इम्यून फंक्शन को में इन्वॉल्व होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास नर्वस इरेबिलिटी एंड कन्वुलेशंस, यानी कि इसे हम कहते हैं, इस डिजीज़ को कहते हैं एपिफाइटिक फिट्स हो जाती हैं, यानी कि हमारी नर्व्स जो सी होती है ना वो ठीक से काम नहीं करती है। उसके अलावा एथ्रियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, या हाइपरकोलेस्ट्रोमिया हो सकता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन फेलियर, डर्माटाइटिस, स्किन की डिजीज़ हो सकते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं, और इसे विटामिन H और कोएंजाइम R भी कहते हैं। और ये जो सा होता है इसमें टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है एविडिन यानी कि टॉक्सिक फैक्टर होता है एग के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एविडिन का। उसके बाद जब हम उसे कुक करते हैं तो वो जो एविडिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो फिर इसका जो टॉक्सिक फैक्टर वो ख़त्म हो जाता है। ड्राइड यीस्ट, ग्रेन और पीनट वगैरह, सोयाबीन, लेग्यूम, मिल्क वगैरह में ये पाया जाता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये लिपिड की सिंथेसिस को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम एसिड प्रोपानिक एसिड सिंथेसिस बाय ह्यूमन बैक्टीरिया से। उसके बाद ल्यूसीन कैटाबोलिज्म में हेल्प करता है, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोपायोनेट टू ग्लूकोज इन लीवर, और लीवर ग्लाइकोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से एग वाइट इंजरी हो सकती है, डर्मल लियन हो सकता है। डर्मल लियन का मतलब ये कि आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वाइट कलर के स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी हो सकती है। और एग वाइट इंजरी में ये है कि आप वाइटनेस, ये जिस तरह इन्होंने दिखाया हुआ, ये आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट का पार्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड भी कहते हैं इसे, और ये येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ये ही लाइट और एसिड में अनस्टेबल होता है, और हीट में ओना हीट ये स्टेबल होता है। ये कोएंजाइम फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इज 5-ब्रोमाइल टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के कोएंजाइम जो है ना वो इससे बनाए जाते हैं B9 से।
जिसमें हमारे पास फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक फोलिक एसिड आ जाता है, जिससे सिट्रो वो रम भी कहते हैं। और इसकी सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं यीस्ट, चिकन, लीवर और पल्सेस वगैरह से हासिल किया जाता है। और उसकी फंक्शन ये है कि ये मैच्योर करता है रेड ब्लड सेल को, मेटाबॉलिस्टिक एनीमिया को डेवलप करता है, यानी कि जो हमारे पास एनीमिया हो रहा है उसको कम करता है, ख़त्म करता है। उसके बाद म्यूकोप्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड, मेथियोनिन एंड सीरिन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से एग इफेक्ट होता है, मैच्योरेशन एंड मेटाबॉलिस्टिक एनीमिया हो सकता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया को डेवलप करने के लिए, इनको उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, मॉडिफाई करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से ये दोबारा हमें हो सकता है एनीमिया। लोअर वेट को कम कर देता है, फीवर और डिफरेंट को फीवर हो सकता है। विटामिन B12 को हम साइनो को बेलमाइन भी कहते हैं, और ये 2 एक्टिव फॉर्म्स में होता है। B12 को हम ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। B12 एक को हम कहते हैं साइनो कोबैलामाइन और एक को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी कोबैलामाइन। और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें सिंगल एटम ऑफ कोबाल्ट होता है, इस वजह कोबैलामाइन कहते हैं। सोर्सेज इसमें लीवर आ जाता है, गोट, पिग्स, शीप वगैरह में ये पाया जाता है। और ये NO और विटामिन B12 के ज़रिए भी हम यानी कि प्लांट फूड में भी विटामिन B12 होता है। उसके बाद फंक्शन इसके होते हैं, ये मेटाबोलाइज करता है फैट्स एंड प्रोटीन्स को। उसके बाद प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए हेल्प करता है, प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल को सिंथेसाइज करता है, DNA और न्यूक्लिक एसिड को। इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे हमें प्रीक्रियोनस एनीमिया हो सकता है, प्रेनिशियस एनीमिया हो सकता है। और ये मतलब कि इंटेस्टाइन में हमारे के अंदर जो सा ये एनीमिया होगा विटामिन B यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जिसकी वजह से हमें ये एनीमिया हो जाएगा। और हमारे रेड ब्लड सेल की एज सच जो मेंटेनेंस है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है। एनीमिया रेड ब्लड सेल का ही की एबनॉर्मल ग्रोथ होना या फिर ना होना, या ना डेफिशिएंसी हो जाना, तो ये इसके अंदर यानी कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था पूरा विटामिन का एक, इसमें आपने विटामिन की डेफिनेशन है और इसका जो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो एक ये पहले वाला टेबल बना हुआ है, ये क्लासिफिकेशन का टेबल है, ये आपने बनाना है। उसके बाद आपने 2 टेबल बनाने हैं। एक आपने टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने लिखना है विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, उसमें 3-4 कॉलम आएंगे। एक विटामिन, उसके बाद उसके सोर्सेज, उसका फंक्शन, और फोर्थ वाला उसकी डेफिशिएंसी। उसमें आपने विटामिन का नेम, विटामिन के 2-3 पॉइंट्स जो ये लिखे हुए हैं वो लिखने हैं, उसका नेम, उसका केमिकल नेम लिखना है, उसके 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, 2-3 सोर्स लिखने हैं, 2 फंक्शन लिखने हैं, और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली 2 डिजीज़ लिखनी है। और ये ख्याल रखना है कि जो डिजीज़ आपने लिखनी है वो दूसरी, यानी कि 2 में अगर सेम डिजीज़ है काज हो रही है तो आपने दोनों को डिफरेंट लिखनी है, यानी कि जो उनमें डिफरेंट डिजीज़ है वो वाली आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विटामिन।